नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। बात करते हैं पहली खबर की, जो कि मिडिल ईस्ट में चल रहे ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहा यूएस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अब बहुत जल्द खत्म हो सकता है। ट्रंप के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ईरान के पास ऐसी कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी ना बचे जो यूएस, इजराइल या उनके अलाइज के लिए थ्रेट बन सके। फ्लोरिडा में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने क्लेम किया कि यूएस और इजराइल फोर्सेस ने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है। जब उनसे पूछा गया कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितने समय तक चल सकता है तो उनका जवाब था वेरी सून। ट्रंप के मुताबिक अब तक इस मिलिट्री कैंपेन में 5000 से ज़्यादा टारगेट्स पर स्ट्राइक की जा चुकी है। इन स्ट्राइक्स में ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर और कई स्ट्रेटजिक फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया है। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि ईरान की नेवल कैपेबिलिटी को लगभग ख़त्म कर दिया गया है। उनके शब्दों में ईरान की मोस्ट नेवल पावर अब डूब चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी है। उनके मुताबिक अब ये पहले की तुलना में सिर्फ लगभग 10% या उससे भी कम रह गई है। ट्रंप ने यह भी बताया कि यूएस फोर्सेस ईरान के मिसाइल और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क को भी सिस्टमेटिकली टारगेट कर रही है ताकि फ्यूचर में ईरान के लिए इन कैपेबिलिटीज़ को दोबारा बनाना मुश्किल हो जाए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो स्ट्राइक को और बढ़ाया जा सकता है। ट्रंप के मुताबिक कुछ बेहद इम्पोर्टेंट टारगेट्स को अभी जानबूझकर बाद के लिए छोड़ा गया है और उनका कहना था कि अगर इन टारगेट्स पर हमला किया गया तो उन्हें दोबारा रीबिल्ड करने में ईरान को कई साल लग सकते हैं। इस दौरान ट्रंप ने एक वार्निंग भी दी कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को किसी भी हाल में सिक्योर रखना चाहिए। ट्रंप के मुताबिक यूएस नेवी ने पहले से ही वहां बड़ी संख्या में वॉरशिप डिप्लॉय कर रखे हैं ताकि इस शिपिंग रूट को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन वहीं दूसरा साइड देखें तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि ईरान यूएसए और इजराइल के सामने कमज़ोर पड़ा है, क्योंकि ईरान ने हर एक मिसाइल का काउंटर किया है और ईरान ने भी ओपनली कहा है कि यूएस ने ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू तो कर दिया लेकिन ख़त्म हम करेंगे। और धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियस मैटर में कन्वर्ट होता दिख रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईरान काफ़ी छोटे और चीप ड्रोन को भेज रहा है और यूएस को बहुत महंगे मिसाइल से काउंटर करना पड़ रहा है। और यहाँ तक कि कई बार तो ईरान ने फ्री ऑफ कॉस्ट में ही यूएस के लाखों डॉलर की मिसाइल बर्बाद करा दी। ईरान ने फेक पेंट करके बेस पे जेट बना दिया, जिससे यूएस को धोखा हुआ और उसने अपना नुकसान कर लिया। और यूएस जिस चीज़ पे इतना प्राउड करता है, थर्ड डिफेंस सिस्टम पर, उसको भी ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये है दोनों साइड की कहानी। तो अब देखना ये है कि पहले कौन इस चीज़ को रोकता है, और अगर यूएस खुद बैकफुट पे जा रहा है तो क्या ये उसका डर है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो यूएस ने और इजराइल ने खुद से स्टार्ट किया था ईरान के लिए। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो इंडिया के फ्यूचर फाइटर प्रोग्राम से जुड़ी हुई है और इसमें यूरोप का एक बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट भी शामिल हो सकता है। जहां डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि अगर इंडिया यूरोपियन FCAS प्रोग्राम में शामिल होता है तो इससे इंडिया के इंडिजिनस स्टील्थ फाइटर AMCA को बड़ा टेक्नोलॉजिकल बूस्ट मिल सकता है। FCAS एक पूरा नेक्स्ट जनरेशन एयर कॉम्बैट इकोसिस्टम है जिसमें फाइटर जेट्स, ऑटोनोमस ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और डिजिटल कॉम्बैट नेटवर्क्स सब एक साथ इंटीग्रेट होते हैं। अगर इंडिया इस प्रोग्राम में फ्रांस के साथ पार्टनरशिप करता है तो FCAS में डेवलप होने वाली कई एडवांस टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में AMCA के नेक्स्ट वेरिएंट में इस्तेमाल की जा सकती हैं। 2026 की शुरुआत में इंडिया और फ्रांस के बीच एक नए 120 से 140 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले टर्बोफैन इंजन को जॉइंट डेवलप करने की दिशा में प्रोग्रेस मिली थी। इसके कई एडवांस टेक्नोलॉजीज शामिल होने की उम्मीद है, जैसे सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स और इम्प्रूव्ड थर्मल एफिशिएंसी। यही टेक्नोलॉजीज यूरोप के 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में भी रिसर्च के तहत है। अगर FCAS प्रोग्राम से जुड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया तक पहुंचती है तो AMCA के फ्यूचर वेरिएंट्स में इन कैपेबिलिटीज़ को इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान हो सकता है। इसके अलावा रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स, स्मार्ट स्किन्स और ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट भी AMCA के फ्यूचर डिजाइन को इफेक्टिव कर सकते हैं। यानी अगर इंडिया FCAS इकोसिस्टम का हिस्सा बनता है तो ये AMCA को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि उसे एस्केलेरेट कर सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है। तो बेसिकली इंडोनेशिया ने ऑफिशियली इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। मार्च 2026 की शुरुआत में इंडोनेशिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस एग्रीमेंट को कंफर्म किया। इस डील की एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 200 से $350 मिलियन के बीच बताई जा रही है।
इस डील के साथ इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस खरीदने वाला दूसरा विदेशी देश बन गया है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस करीब मैक 3 से मैक 3.5 की स्पीड से उड़ती है, यानी आवाज़ की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेज। एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज लगभग 290 किलोमीटर तक है। इंडोनेशिया के लिए ये मिसाइल खास तौर पर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अपने बड़े मैरीटाइम टेरिटरी को सिक्योर रखना चाहते हैं। यही कारण है कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल इंडोनेशिया के कोस्टल डिनाइल स्ट्रेटजी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया ने सिर्फ ब्रह्मोस पर ही भरोसा नहीं किया है। 2025 के अंत में खबर आई थी कि इंडोनेशिया ने लगभग $1 बिलियन चाइनीज डिफेंस क्रेडिट फैसिलिटी से लैंड बेस्ड CM-302 मिसाइल खरीदने की भी प्लानिंग की है। CM-302 असल में चाइना की YJ-12 एंटीशिप मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन माना जाता है। इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ है, लगभग मैक 2.5 से मैक 4 तक। हालांकि एक्यूरेसी के मामले में ब्रह्मोस को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, जहां ब्रह्मोस का सर्कुलर एरर प्रोबेबल लगभग 1 मीटर बताया जाता है, वहीं CM-302 का सर्कुलर एरर प्रोबेबल लगभग 5 से 7 मीटर के आसपास माना जाता है। यानी टेक्निकल कंपैरिजन में ब्रह्मोस थोड़ी ज़्यादा प्रिसाइज और रिलायबल सिस्टम माना जाता है। डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक इंडोनेशिया दोनों मिसाइल्स को मिलाकर एक ट्विन सुपरसोनिक कोस्टल डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता है। इस कॉन्सेप्ट में ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल होगी, यानी दूर से आने वाले बड़े नेवल टारगेट्स के खिलाफ, और CM-302 रिलेटिवली क्लोजर इंगेजमेंट्स या रैपिड रिस्पांस रोल में इस्तेमाल हो सकती है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।